स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन डी पे। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि आप जब झूठ बोलते हो तो झूठ से आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कितने दरवाजे खुल जाते हैं और आपकी लाइफ में क्या होने वाला था और क्या हो जाता है बस एक उस झूठ की वजह से। आज की हमारी कहानी उसी बारे में है और मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि ये कोरियन ड्रामा देखने के बाद तुम लोगों को बहुत सी चीजें अपने लाइफ के बारे में समझ में आने वाली है और तुम लोगों का दिमाग जहन में पक्का घूम जाएगा। ये कहानी होती यूमी नाम की एक छोटी सी कोरियन बच्ची की, जो अपने माता पिता के साथ कोरिया के एक बहुत ही छोटे से गांव में रहती है। पिताजी बहुत गरीब है, इसीलिए वो एक सूट सिलने का यानी कि टेलर का काम करते हैं। आए दिन बड़े बड़े ऑफिसर्स एंड मिलिट्री के लोग आकर इनसे सूट सिलवाते हैं, खरीदते हैं। यूमी भी उसी दुकान पर बैठी रहती है, अपनी पढ़ाई करती रहती है। एक दिन इसकी दुकान पर एक मिलिट्री कपल आता है, जहाँ पर यूमी एक फॉरेन लेडी से मिलती है। ये उस मिलिट्री मैन की वाइफ है। इसका हमें नाम तो नहीं बताया गया है, लेकिन लेडी यूमी को काफी पसंद करने लग जाती है क्योंकि यूमी बहुत ही क्यूट और बहुत प्यारी होती है। इसीलिए वो लेडी इसको अपने साथ घर ले आती है कुछ टाइम के लिए और यूमी को पियानो बजाना एंड कुछ इंग्लिश के वर्ड सिखाती है, क्योंकि ये अमेरिकन है। माना जाता था कि जो अपर क्लास के लोग हैं वो हमेशा इंग्लिश में बात करते हैं और पियानो बजाते हैं। अब यूमी को रोज ये लेडी अपने साथ अपने घर लेकर आ जाया करती। लेडी यूमी को बहुत कुछ सिखाती थी, जहाँ से इस मासूम लड़की यूमी की पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। लेडी का कैरेक्टर बहुत गंदा था। उसने जैसे तैसे मिलिट्री मैन से शादी कर ली ताकि वो एक अच्छी लाइफ जी सके, लेकिन गांव में वो यहाँ पर रह नहीं पा रही है। और गांव में आने के बाद उसने यहाँ के कई सारे मर्दों के साथ रिलेशन भी बनाया था। तब आर्मी मैन घर पे नहीं होता था। यूमी को ये भी सिखाती है कि तुम्हें लाइफ में हमेशा झूठ बोलना है, तुम इससे हमेशा विन करोगी लाइफ में। सच में क्या रखा है, सच में कुछ नहीं होता। झूठ बोल के ही तुम लाइफ को आगे लेकर जा सकती हो, वो कर सकती हो जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। कुछ दिन बाद लेडी अपने हस्बैंड के साथ गांव से चली जाती है क्योंकि उसके हस्बैंड का अब कहीं और तबादला हो गया होता है और यूमी के दिमाग में बहुत कुछ बातें भरकर चली गई। अब टाइम आ गया होता है 1994 का और यूमी अब अपने हाई स्कूल में आ गई होती है। उम्र इसकी 16 साल है। पढ़ाई में भी ज्यादा इसका मन लगता नहीं है और सबसे झूठ बोलती रहती। क्लास की लीडर बनी बैठी है और कोई भी बात सच नहीं बोलती है और दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर होती है, क्यूट होती है, इसीलिए इसकी बातों में सब आ जाते हैं। एक स्कूल के टीचर को भी इसने फंसा रखा है और उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाती है जब इसको मौका मिल जाता है तभी, या तो खाली क्लासरूम हो या तो टीचर की कार हो। लेकिन जल्दी ये टीचर के साथ सोते हुए पकड़ी जाती है और स्टूडेंट टीचर के ऐसे रिश्ते को बहुत घिनौना माना जाता था। तो स्कूल के रूल्स के खिलाफ है ये बिल्कुल। टीचर ने सारा ब्लेम यूमी पर डाल दिया ताकि इसको टीचर की नौकरी से ना निकाला जाए और यूमी को स्कूल से निकाल दिया जाए। यूमी ही थी जो मेरे साथ सोने के लिए जिद किया करती थी, मेरे पास आती थी। यूमी का दिल टूट गया होता है क्योंकि टीचर ने भी कहीं ना कहीं इसको अप्रोच किया था। यूमी ने तो बस एक इशारा किया था, टीचर भी खुद भागा भागा आया था। ये पहली बार था जब यूमी को किसी का झूठ सहना पड़ रहा था। अभी तक तो बस यही झूठ बोलती आई थी, लेकिन अब इसके ऊपर भी झूठे झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। टीचर को खैर सस्पेंड कर दिया जाता है और यूमी को स्कूल से निकाल दिया गया। गांव में अब इसका रहना मुश्किल हो गया था। वहां के जितने भी स्कूल थे कोई भी इसको एडमिशन नहीं दे रहा था, इसलिए यूमी के पिता इसको लेकर सियोल आ गए होते। सियोल के नए स्कूल में इसका एडमिशन हो जाएगा ऐसा इनको लगता था, लेकिन इसके कारनामों की वजह से वहां भी इसको एडमिशन नहीं मिल रहा क्योंकि जो इसके पेपर्स बने होते हैं उसमें साफ साफ लिखा होता है कि इसको स्कूल से क्यों निकाला गया। इसके टीचर के साथ गंदे संबंध थे। अब इसको एक टीचर जैसे तैसे करके एडमिशन दे देती है, इस शर्त पर कि यूमी यहाँ पर किसी से दोस्ती नहीं कर सकती, चाहे वो टीचर हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो। अब यूमी करे भी तो करे क्या, ये मान जाती है और यूमी के पिता इसको यहाँ पर एक रेंट का रूम भी दिलवाते हैं, सामान रखते हैं और प्यार से समझाते हैं कि बेटी प्लीज पढ़ाई लिखाई करना और परेशान मत होना, और वापस अपनी दुकान चलाने के लिए गांव में चले जाते। यूमी के पास अब कोई रास्ता नहीं होता। पहले उसकी लाइफ अलग थी लेकिन अब पूरी तरह से बदल चुकी है। स्कूल में क्वीन हुआ करती थी, वहां पे सबको झूठी बातों में फंसा लेती थी, लेकिन यहाँ पर उसका कोई दोस्त नहीं है। अकेली रहना बहुत हार्ड होता है। स्टडी में और लो ग्रेड आने लग गए होते इसके, और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसको भी क्लियर करना होता है। तब इसके पिताजी कॉल करके बताते हैं कि तुम्हारी मॉम की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, अगर तुम्हें टाइम मिले तो प्लीज आकर उनसे एक बार मिल लेना। और तुम्हारी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम का क्या हुआ? यूमी ने साफ साफ यहाँ पर झूठ बोल दिया कि मैं उसमें पास हो गई हूँ, जबकि ये फेल हो गई होती है। अब झूठ बोला होता है तो झेलना भी पड़ेगा। माता पिता ने पूरी जिंदगी की कमाई लाकर यूमी को दे दी कि तुम कॉलेज में एडमिशन करवा लो और यहाँ पर रहने के लिए एक
अच्छी सी कोई जगह खोज लो। और दोनों यहाँ से तो चले जाते हैं, लेकिन अब यूमी करे तो करेगा, झूठ तो इसने बोल दिया है, लेकिन इसका एडमिशन कैसे होगा, ये तो फेल हो गई थी। यहीं पर वो एक रेंट पर रूम ले लेती है और उसी रूम में ये मिलती है जावन नाम की एक लड़की से। जामन काफी चुलबुली टाइप की लड़की होती है और इसको लगता है कि यूमी भी इसी की यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, इसीलिए इसको अपने साथ अगले दिन यूनिवर्सिटी लेकर जाती है। लेकिन यूमी स्टूडेंट नहीं है यहाँ की, तो वो अंदर नहीं जा सकती है ना, तो जाइवन को मना कर देती है कि मैं नहीं जाऊंगी अंदर। जावन को लगता है कि यूमी काफी शर्मीली लड़की है, इसलिए नहीं आ रही है, क्योंकि इसका फेस बहुत ज़्यादा क्यूट होता है। यहाँ पर जो इसका कैरेक्टर है यानी यूमी का, वो भले ही तुम्हें सुंदर लगे या ना लगे, लेकिन इस ड्रामे के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा सुंदर और क्यूट दिखाया गया है। जावन तो अंदर चली जाती है, लेकिन ये वहीं पर खड़ी सभी स्टूडेंट को देख रही होती है। इसने एक वहीं पर कोचिंग भी ज्वाइन कर ली है, जो कि रेटेक एग्जाम प्रिपरेशन करवाते हैं, जहाँ से कुछ लड़कियों का ग्रुप ज्वाइन कर लेती है ये, और उसी में जावन भी होती है। पिज्जा पार्टी करते हुए सारी लड़कियां अपने बारे में बता रही होती है। यूमी को भी मौका मिलता, पूछती है लड़की कि तुम अपने बारे में बताओ, कहाँ से हो। तो यहाँ पर यूमी पहले की तरह फेंकना शुरू करती है। वो बताती है कि जब मैं छोटी थी तो अमेरिका में रहती थी, अभी कुछ दिन पहले वहां से आई हूँ, और इसने जो इंग्लिश के 2-4 वर्ड सीखे थे उस लेडी से वो भी यहाँ पर बोल देती है। अब कोरियंस के लिए अमेरिकन और इंग्लिश बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, तुम्हें बता दूं मैं, ठीक है। हमारे इंडिया में हो सकता है कि इंग्लिश के कुछ वर्ड हम बोल दे तो हम लोगों के लिए कॉमन है, कोई इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेगा, लेकिन अगर वहाँ पर तुम इंग्लिश में कुछ वर्ड बोल देते हो, वो भी बहुत टाइम पहले की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है, तो काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। लड़कियों को अंधा भरोसा हो जाता है और कहती है दुखने में कितनी सुंदर है, और इसकी बात सब मान भी लेती है। लड़कियां तो जलने भी लग जाती हैं कि यार काश हम होते इसकी जगह। जामन फिर उठती है और यूमी को एक क्यूट सी टी शर्ट गिफ्ट करती है। रिटेस्ट कोचिंग के बाद यूमी ने एंट्रेंस के एग्जाम दिए और इसको उम्मीद है कि ये इस बार भी पास नहीं होगी। निकलते हुए जावन की कॉल आती है। जावन इसको ऑडिटोरियम क्लब में बुलाती है, जो कि उनका एक लोकल था, वहीं का बैंड टाइप का क्लब होता है। वहां पर ये आती है तो इसको सब देखने लगते हैं कि वाह कितनी ज्यादा अट्रैक्टिव, कितनी क्यूट लड़की। सभी स्टूडेंट इसका ध्यान रखते हैं, सब इससे ना बात करना चाहते हैं, इससे दोस्ती करना चाहते हैं। मेल्स तो इसके बहुत ज्यादा मतलब करीब आने की कोशिश कर रहे होते हैं, सोचते कि हमसे बात कर ले, हमसे दोस्ती कर ले, बहुत सुंदर है। यहीं पर यूमी जेहो नाम के एक लड़के से मिलती है, जिसके साथ वो पहली मुलाकात में नाइट स्पेंड कर लेती है और यूमी को अब इससे प्यार भी हो गया होता है। कुछ दिन बाद इसके कोचिंग टीचर कॉल करके बताते हैं कि तुम्हें मेडिकल की तैयारी छोड़ देनी चाहिए, तुम्हारा उसमें एडमिशन नहीं होगा। जहाँ से हमें पता चलता है कि यूमी तीसरी बार भी एंट्रेंस में फेल हो चुकी है, बार बार फेल होती जा रही है। और जेहो और ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। जेहो से ये अभी भी मिलती है और दोनों का रिश्ता थोड़ा स्ट्रांग हो गया, वन नाइट स्टैंड से थोड़ा आगे बढ़ गया है। और जेहो इसकी खूबसूरती को देखकर बिल्कुल दीवाना हो गया है। वो बताता है कि मेरे माता पिता न्यूयॉर्क में रहते हैं और मैं वहीं पर जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, तो तुम्हें मैं छोड़ नहीं सकता, तो तुम मेरे साथ न्यूयॉर्क चलो, मेरे माता पिता से मिलो और मैं वहां पर तुमसे शादी कर लूंगा। अब यूमी इतनी ज्यादा खुश होती है कि उसका सपना पूरा होने वाला है। वो अमेरिका जाने वाली है पढ़ने के लिए एक लड़के के साथ, जिससे वो शादी भी करेगी। तो अपने गरीब माता पिता के पास अगले दिन पहुंच जाती है पैसे मांगने के लिए, क्योंकि अमेरिका में स्टडी करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, लेकिन माता पिता के पास पैसे नहीं होते। फिर भी जितना हो सकता उतना ही लोग अरेंज करके इसको जैसे तैसे एयरपोर्ट पे लेकर आते हैं। वो कहते हैं कि बाकी पैसे हम धीरे धीरे करके भेज देंगे। जेहो के साथ जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। तभी जेहो की मॉम की कॉल आती है, जो बताती है कि वो जो लड़की तुम्हारे साथ है ना, वो पूरी फेक है। उसने जो तुम्हें स्कूल दो यूनिवर्सिटी बताई थी ना अमेरिका में, वो यहाँ पर नहीं पढ़ती है, उसका यहाँ कहीं नाम नहीं, वो झूठी है, वो अमेरिका में नहीं रहती थी, उससे दूर रहो तुम। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूमी एयरपोर्ट से अकेले बाहर आ रही होती है, यानी कि जेहो इसको छोड़ चुका है और वो चला गया है। वापस अपने गंदे से रेंटेड रूम में आकर ये सो जाती है। तभी गांव से कॉल आती है कि पिताजी की कैंसर की वजह से मौत हो गई है। यूमी अपने सामान को लेकर गांव आ गई होती है, बहुत रोती है, जहाँ से हमें पता चलता है कि इसकी जो मॉम है ना, बोल नहीं सकती है, वो साइन लैंग्वेज में बातें करती है और उनको भूलने की भी थोड़ी थोड़ी बीमारी है। इसके झूठ ने इसको अपने पिता से आखिरी बार भी नहीं मिलने दिया, ना तो ये अमेरिका जा पाई और ना अपने पिता से मिल पाई। इसके पिता ने इसको इसलिए नहीं बताया था कि मुझे कैंसर है, ताकि उनकी बेटी यहाँ पर रुक ना जाए। वो उसके फ्यूचर के लिए सोच रहे थे। पिताजी की मौत के बाद अब सूट की शॉप यूमी देखने लग जाती है और वहां से ये जान पाती है कि इसके माता पिता ने कितनी मुश्किल से खुद भूखे रहते थे, अपनी जरूरतों को पूरी नहीं करते थे और वो सारा पैसा इसकी पढ़ाई और इसके लिए भेज दिया करते थे। ये देखकर यूमी को और भी ज्यादा
दुख होता है। कुछ दिन बाद ये वापस सियोल लौट पड़ती है। अब पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए उसको सर्वाइव करने के लिए यहाँ वहाँ रेस्टोरेंट में छोटे मोटे सारे काम करने पड़ते हैं, क्योंकि गांव से अब पैसे नहीं आएंगे। ऐसे ही अब टाइम आ गया होता है 2007 का, और इसने एक जॉब एड देखा होता है जहाँ पर बताया गया है कि एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, लड़की चाहिए बस। यूमी भागी भागी वहाँ पर पहुँच जाती है और हम यहाँ पर मिलते हैं एक फैमिली से जिनकी आर्ट गैलरी होती है, जिसके प्रेसिडेंट होते हैं मिस्टर ली। यूमी का काम होता है, मिस्टर ली की एक बेटी है जो कि बिल्कुल बिगड़ी हुई है, हाइंजू नाम होता है उसका, उसकी सर्वेंट बन के रहना है। मतलब यूमी को यहाँ पर नौकर का काम दिया गया होता है, बस मन लगाकर सच्चे दिल से काम करना है, बाकी कुछ नहीं। यूंजो की बात कर लूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पॉइल्ड होती है बुरी तरह से, और ये जस्ट अमेरिका से अभी अभी लौटी है। ये बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग अमेरिका के बारे में इतना इसलिए सुन रहे जा रहे हैं क्योंकि अमेरिका कोरियंस की ड्रीम कंट्री होती है। जैसे तुम लोग को भी की भी होगी यार कोई ना कोई, जहाँ तुम जाना चाहते हो या कुछ भी, तो वैसे ही इनके लिए ड्रीम कंट्री होती है अमेरिका। और वहाँ के जो लोग होते हैं ना, इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आइडल टाइप के होते हैं। जैसे आपकी भी कोई होगी हायुंजू, और इसकी मॉम को हम देखते हैं यहाँ पर। हायुंजू को फैमिली में रहना बिल्कुल नहीं पसंद। आज तो फैमिली फंक्शन में भी जाना है तो मॉम बोली जा रही होती है कि फैमिली फंक्शन में चलना है, तुमने क्या रिवीलिंग से कपड़े पहन रखे होते हैं, इस कपड़े में इसकी बॉडी ज़्यादा दिख रही होती है, ऐसा मॉम का मानना है। तो कहती हैं कि यूमी तुम जाकर फॉर्मल क्लॉथ लेकर आओ इसके रूम से। और आज पहली बार था जब यूमी हायुंजू के रूम में घुसती है, और जो ये देखती है उसके बाद इसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। देखने के बाद इसको रियलाइज होता है कि कैसी लाइफ जी रही है, कितनी घिनौनी गंदी और कीड़े मकोड़ों की नाली में रहने वाली लाइफ जीती है ये। ह्यूंजू की लाइफ देखो, उसके पास कितने कपड़े हैं, कितने सैंडल्स है, उसका रूम कितना बड़ा है, उसके रूम में इतनी बड़ी विंडो होती है जिससे बाहर का नजारा दिखता है। वो देखकर इसकी आंखें चमक गई होती है। अब ये उड़ते जूते सैंडल कपड़ों को ट्राई करने लग जाती है। दोनों के बिल्कुल परफेक्ट साइज होता है, मानो दोनों की बॉडी का साइज सेम ही हो, सब कुछ परफेक्ट। हैंजू जो लाइफ जी रही है ना, यूमी वो हमेशा से जीना चाहती थी, लेकिन उसकी लाइफ में कूड़ा उठाना, घर का काम करना, यही सब लिखा हुआ है। यूंजू कभी कभी यूमी को कुछ कुछ सामान भी देती रहती है। आज वो एक वॉच दे रही है क्योंकि अब यूंजू को ये पसंद नहीं है, ऐसा यूंजू कहती है। ये इसलिए नहीं दिया कि दोस्ती है या केयरिंग इसलिए दे रही है, वो इसको भीख की तरह दे रही है। हम किसी को कुछ देते हैं तो दो तीन तरीकों से देते हैं, जैसे कि एक तो हम किसी पर दया दिखा कर देते हैं, ऐसा ये चैरिटी की तरह दे रही थी उसको। जैसे मतलब कैसे समझाऊं, तो बिल्कुल गंदी नजरों से अपने से लोअर क्लास लेकर फिर दे रही थी, ऐसा इसमें डिटेल में दिखाया गया। अब मिस्टर ली भी बहुत गंदे आदमी होते, अगर कोई सर्वेंट छुट्टी मांग ले तो उसकी खैर नहीं होती, गलत सलत सुनाने लग जाते हैं। कहते हैं कि तुम गरीब भिखारी हो, तुम कामचोर हो, इसीलिए आज यहाँ पर हो, नौकर हो तुम सोसाइटी के कीचड़ हो, बहुत गंदी गंदी बातें सुनाते हैं। और आज यूमी को भी यही सब सुनना पड़ा है क्योंकि वो छुट्टी मांग रही थी। यूमी को दुख हुआ सुन के, लेकिन क्या करे, बहुत दुखी होती है। आज ह्यूंजू का भी मूड ठीक नहीं लग रहा होता है घर में, क्योंकि एक शादी होने वाली है, लेकिन ह्यूंजू वापस से अमेरिका भागना चाहती है एक वेकेशन के लिए, क्योंकि इसको ये सब चीजें पसंद नहीं है यहाँ पर। यूमी हैरान है कि इतनी अमीर होने के बाद भी दुखी कैसे रह सकती, क्योंकि जो लोग गरीब होते हैं, इनमें पैसे नहीं होते, जिनकी जिंदगी में मुश्किलें होती हैं, उन लोगों को लगता है कि जो अमीर लोग होते हैं उनके तो मजे मजे, पर नहीं, सबकी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है। तो ये ह्यूंजू का पासपोर्ट भी देखती है जिसके ऊपर लिखा होता है एना, जो कि ह्यूंजू का अमेरिकन नाम है, क्योंकि कोरियंस का ऐसा दो नाम होते हैं, चाइनीज के वैसे दो नाम होते हैं, जो बाहर जाते हैं तो उधर का कुछ और नाम हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसका नाम एना होता है ह्यूंजू का पासपोर्ट के ऊपर, जो कि इसका अमेरिकन नाम है, और इस कोरियन ड्रामे का नाम भी एना ही है। और वीजा एक्सपायर होने ही वाला है, तो ह्यूंजू को ये जाकर जल्दी से बताती है कि आपका वीजा एक्सपायर होने वाला है। ह्यूंजू पासपोर्ट को नीचे गिरा के बोलती है उठा उसको और साफ कर, मतलब ऐसा उसको गंदा एहसास करवाती है यूमी को। यूमी उठाती है, उसको बुरा भी लगता है और एकदम मतलब एक्सप्रेशन लेस हो जाती है और यहाँ से गुस्से में चली जाती है। ऐसी लाइफ तो किसी को नहीं चाहिए होगी। यूमी ने रात को बहुत सोचा और भागी भागी जाती है, गैलरी में से पैसे चुराती है और यूंजू का पासपोर्ट चोरी करके यहाँ से रातों रात भाग जाती है। बाहर स्नोफॉल हो रही थी बहुत ज्यादा, और यहाँ से भाग कर अपनी गांव चली जाती है। अपनी बीमार मॉम को देखती है, मॉम न जाने कैसे अपने दिनों को काट रही है क्योंकि बहुत बीमार है और घर में देख रेख करने वाला भी कोई नहीं है। सुबह अपना फोन खोलती है तो देखती है बहुत सारी कॉल्स आई होती है, और उसी में से एक कॉल होती है जावन की। हाँ, वही जावन जो इसकी रूममेट हुआ करती थी जब ये यूनिवर्सिटी में गई थी फेल होने के बाद। यूमी इसको भूली नहीं होती, वो जावन से मिलने जाती है। जावन अब जर्नलिस्ट बन गई होती है
और जावन को ये लगता है कि यूमी अमेरिका से पढ़कर आई है, बहुत इंग्लिश आती है, पढ़ी लिखी है, तो कहती है मैं तुम्हें टीचर की नौकरी दिलवा सकती हूँ एक इंस्टीट्यूट में, जहाँ पर कुछ बच्चों को इंग्लिश सिखानी है और भी अदर सब्जेक्ट। यूमी ने रिज्यूमे फिल किया और रिज्यूमे फिल करते हुए वो वहाँ पर हाइजू के पासपोर्ट की डिटेल डाल देती है, अपना नाम एना लिख देती है। मतलब वही जो डिटेल होती है ना, वो अपनी नहीं डालती, यूनजू की डाल देती है। अब इंटरव्यू में जाने से पहले ये अपने हेयर को ना ऐसे रिच लुक देती है, क्योंकि वहाँ की जो रिच लेडीज होती है उनके हेयर कुछ अलग तरह के होते हैं। फिर ये वही कोरिया का रिच आउटफिट होता है ना, जो व्हाइट कलर वाला, वो भी खरीद लेती है। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों ये हर एक अमीर लड़की औरत को ये पहना के दिखाते हैं लोग, शायद वहाँ की ये पहचान होगी। ओके, अब यूनजू की डिटेल से लोगों का ये बहुत अच्छे से ट्रस्ट जीत लेती है। वहीं पर एक मैम से मिलती है, जो मैम इसको नौकरी पर बहुत आसानी से रख लेती है, क्योंकि भाई बहुत पढ़ी लिखी लग रही होती है, क्योंकि अमेरिका से पढ़ के आई है तो रख ही लेंगे। फिर स्टोर जाकर क्लोथ्स को रिटर्न कर देती है, क्योंकि रेंट पर लेकर आई थी। साथ में यूनजू की वो दी हुई वॉच भी बेच के सोचती है थोड़े पैसे कमा लो, लेकिन पता चलता है कि जो वॉच है ये कंपनी फ्रॉड है और बहुत पहले बंद हो गई है, और अब इसकी अगर कोई घड़ी पहनता है तो उसको चोर माना जाएगा और उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट होगी। अब इसको आ जाता है गुस्सा, और ये समझ गई होती है कि यूनजू ने मुझे ये घड़ी क्यों दी थी, क्योंकि ये चोरों की पहचान है, अब इसको कोई नहीं पहनता है, इसकी कंपनी बर्बाद हो चुकी है। इसके बाद ये अपने काम में लग जाती है, इतनी अच्छी एक्टिंग करती है, झूठ बोल के सबको ऐसे बहला फुसला लेती है, मैं अमेरिका से आई हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, बहुत अच्छी हूँ, और ऐसे धीरे 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 इसका काम चलने लग जाता है। लेकिन एक रोज गांव से कॉल आती है और पता चलता है कि इसकी दुकान की जगह पर अब चौड़ी सड़क बनने वाली है, तो इसकी दुकान को गवर्नमेंट अपने अंडर ले रही है, बदले में पैसे देगी। तो ये भागी भागी गांव पहुंच जाती है, गवर्नमेंट से पैसे लेती है और इन्हीं मॉम को ओल्ड एज होम में रख देती है, और वापस वो सारे पैसे लेकर अपने काम पर आ जाती है। अब धीरे धीरे काम करती है और अमीर होने लग गई होती है। देखते देखते इतने पैसे कमा लेती है कि सोल में एक अपार्टमेंट खरीद लेती है छोटा सा, और कुछ फेक ब्रांडेड क्लोथ्स भी लेती है चोर बाजार से, जिससे कि थोड़ी रिच दिख सके ट्यूशन में। ऐसे देखते देखते 2 साल बीत जाते हैं, और इन 2 सालों में यूमी ने 1000 से भी ज्यादा झूठ बोले होंगे। एक रोज इसकी मैम, जो कि टीचर यून होती हैं, वो बताती हैं कि तुम यहाँ पर नौकरी कब तक करोगी, मैं तुम्हारी नौकरी ऊंचे पोजीशन पर लगवा सकती हूँ, क्योंकि मेरी एक फेमस, एक पॉपुलर कॉलेज डायरेक्टर के साथ बातचीत है। अभी कहती है ठीक है, लेकिन उसके लिए पैसे लगेंगे। तो सबसे पहले यूनी अपने उस खरीदे हुए अपार्टमेंट को बेचती है, वो सारा पैसा ले जाकर टीचर यून को देती है, और फिर ये मिलवाती है इसको एक यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर से। अब यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर काफ़ी खुश हो जाते हैं, और बस उसके बाद क्या है, इसको नौकरी पर रख लिया जाता है। बहुत जल्दी इंटरव्यू भी क्लियर कर लेती है, और अब यूमी धीरे धीरे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बन गई होती है, जिसकी सभी रिस्पेक्ट करते हैं। हमें पता है कि यूमी पढ़ी लिखी नहीं है, इसीलिए रात को ये सब कुछ याद करती है और सुबह जाकर कॉलेज में सब पढ़ाती थी। अब दिखने में सुंदर थी तो सब इसकी रिस्पेक्ट किया करते थे, क्योंकि ह्यूमन वहाँ का ऐसा ही बना हुआ है कि जो अच्छा दिखता है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। मेल टीचर भी इसके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, शादी भी करना चाहते हैं, कई प्रपोजल भी आते हैं। और इन्हीं सबके दौरान यूमी स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव जीवन नाम के एक लड़के से मिलती है, और वो इससे सीधा शादी की बात कर देता है, लेकिन यूमी रिजेक्ट कर देती है। पर एकदम परफेक्ट लड़का मालूम पड़ रहा होता है, रिच, सिंगल, नो ईगो, कुछ बिल्कुल सीधा साधा एकदम बढ़िया, जो कहता है कि ठीक है, एटलीस्ट मुझे 3 बार तुम मिलो, फिर मुझे रिजेक्ट कर देना, फिर तुम डिसाइड कर लेना कि तुम मुझसे शादी करोगी कि नहीं। यूमी भी मान गई थी, क्योंकि काफ़ी रोमांटिक वे में वो बोल रहा होता है। इसकी फ्रेंड जावन अभी तक वहीं पर है, लेकिन यूमी अब रिच हो गई होती है। जावन बताती है कि जीवन पहले बहुत गरीब था, रोड पर रहता था, पढ़ा लिखा भी नहीं था, लेकिन पता नहीं एक दिन कैसे उसने सब कुछ अचीव कर लिया, और वो आज यहाँ पर है। ये सब करने के बाद, पाने के बाद, उसने अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट की। यूमी को जीवन अपने जैसा लगा, क्योंकि दोनों की हालत सेम है। दोनों ने बिल्कुल नीचे से शुरू किया, मतलब दोनों पहले कुछ नहीं थे, लेकिन अब देखो कुछ ना कुछ है, मतलब है ना। बस फिर क्या था, यूमी ने जीवन के साथ टाइम बिताना शुरू कर दिया, एक दूसरे को डेट करने लग गए, और सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था, मानो एकदम अच्छी लाइफ चल रही है, दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, दोनों का प्रोफेशन अच्छा जा रहा है, और सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। लेकिन एक दिन यूमी की मॉम साइन लैंग्वेज में यूमी को बताती हैं कि मुझे सपना आया कि तुम मुझसे दूर जाने वाली हो, और तुम बहुत ज़्यादा रोने वाली हो फ्यूचर में। यूमी बहुत बुरी तरह डर चुकी होती है सुन के, और साथ ही अपनी मॉम को अपनी शादी में इनवाइट नहीं कर दी है, जो कि ये करनी आई, क्योंकि इसका मानना है कि इसका नाम अब एना है, और इसकी मॉम को इसकी आइडेंटिटी पता चल जाएगी। जल्दी यूमी अपने फेक माता पिता हायर करके मिलवाती है जीवन से, और दोनों के बीच शादी फिक्स होती है। देखते देखते शादी भी हो जाती है, और हमें यहाँ पर लगता है कि कितनी अच्छी हैप्पी एंडिंग, कहानी खत्म हो गई, लेकिन नहीं।
कहानी यहाँ से शुरू होती है असली। यूमी गरीब लड़की एक रिच कंपनी के मालिक से शादी कर रही है। खुश तो बहुत होती है, बहुत ज्यादा। और अब ये ऑफिशियली अपर क्लास में आ गई है, क्योंकि कोरिया में क्लासेस होते हैं वो मैटर करता है, रिच, लोअर, अपर। फैमिली फोटो के दौरान जीवन के पिता जीवन के नेफ्यू को बुलाते हैं यहाँ पर, जो कि छोटा सा बच्चा होता है और वो उसको थोड़ी दिमागी प्रॉब्लम होती है, वो दिमाग से थोड़ा कह सकते हैं कि वीक है, तो कि अजीब बातें कर रहा होता है। वो फ्लावर को देता है जब यूमी के हाथ में, तो अजीब अजीब बातें बोलने लग जाता है। पहले तो यूमी गौर नहीं करती है, लेकिन ये क्या था ये हमें बाद में समझ आएगा। खैर ज्यादा ध्यान दिया नहीं किसी ने, और अब यूमी रिच लाइफस्टाइल जीने लग गई होती है। बड़े से घर में उठती है सो के, बढ़िया चल रहा होता है, अपने काम पर जाती है, एक अमीर पति है, सब सही है, जो कि एक लड़की को चाहिए होता है वहाँ की। साथ ही जीवन भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। कहता है कि देखो मैं गरीब था, कितना ज़्यादा रोड पर रहने वाला था, मैं इतना अमीर बन गया, और एक अमेरिकन ग्रेजुएटेड लड़की से शादी की है मैंने, क्योंकि वहाँ के जो लड़के होते हैं वो अमेरिका से आई हुई या अमेरिका की लड़कियों से शादी बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं, जैसे हमारे यहाँ की पता नहीं कोरियन से करना चाहते। अब इसके बाद जीवन जहाँ जाता यूमी को पता नहीं वो साथ में लेकर जाता। इसने भी पॉलिटिक्स के कुछ फ्रेंड भी बना रखे थे जिनसे हमेशा मिलने जाया करता था। सभी अब यूमी को ह्यूंजू के नाम से जानते हैं, तुम लोगों को तो पता ही हो, क्योंकि इसका एना नाम है और एना का दूसरा नाम ह्यूंजू था। आज जीवन इसको एक जगह लेकर जाता है जहाँ कुछ पॉलिटिशियन आए होते हैं, लोग आए होते हैं। यहाँ पर यूमी आज एक गूंगी लड़की की हेल्प करती है उसको ट्रांसलेट करने में, क्योंकि इसकी मदर गूंगी है, तो साइन लैंग्वेज में बात करना इसको आता है। अब ये देखने के बाद लोगों की चहेती बन जाती है यूमी, और जीहुन बहुत खुश होता है कि वाह मेरी वाइफ कितनी ज़्यादा अच्छी है, उसने हेल्प की, और सब इसके लिए तालियां बजा रहे होते। वापस घर आते हुए एलिवेटर में जब ये घुसती है तो वहाँ पर इसके साथ कोई और भी खड़ा होता है, और ये होती है असली वाली ह्यूंजू। अब यूमी फेस नीचे कर लेती है डर के मारे। यूंजू बोलती है अरे तुम्हें देखा है मैंने, तुम तो मेरी नौकर हो ना जो मेरे घर में झाड़ू लगाती थी। यूमी चुप होती है, घर आकर बैठ चुकी होती है, माथा पकड़कर डर चुकी है बुरी तरह से कि यूंजू वापस कहाँ से आ गई, वो भी इसी के अपार्टमेंट में, क्योंकि यूंजू इसी बिल्डिंग में रहती है। अगली शाम को फिर से मिल जाती है ये। यूमी ने इसके डिटेल्स निकलवाई तो पता चलता है यूंजू के पिता लास्ट ईयर मर गए थे, जो होते ना मिस्टर ली जो भड़कते थे लोगों पर, उनकी मौत हो गई, और यूंजू वापस से कोरिया आ गई थी अमेरिका से। इसने अपने हस्बैंड के लिए डाइवोर्स भी फाइल कर दिया है, और इसकी जितनी भी यहाँ पे धन संपत्ति थी ना कोरिया में, वो भी सब दाव पे लग गई। और ह्यूंजू एक नंबर की जुआड़ी और नशेड़ी बन गई होती है, पूरे दिन जुआ खेलती है, कसीनो में नशा करती है, जिसकी वजह से गरीबी आ चुकी है इसके पास भी। इसीलिए अब ये यहाँ पर आई हुई है रहने के लिए। अब डरी से यूमी जीवन के घर बदलने को बोलती है कि हमें कहीं और रहना चाहिए, यहाँ नहीं रहेंगे, है ना, जिसमें बड़ी सी विंडो हो, खुला सा घर हो। जीवन मना कर देता है, क्योंकि इसका कहना है कि अमीर लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, यहाँ एक क्लास होती है। लेकिन फिर जीवन एक शर्त रखता है कि मैं तुम्हें मेरे फ्रेंड पॉलिटिशियन की वाइफ की नेम की लिस्ट दूंगा, उसमें से अगर तुम किसी 5 से भी जाकर बात करती हो, दोस्ती करती हो, तो मैं घर चेंज कर दूंगा तुम्हारे कहने पे। क्योंकि अब जीवन पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहता है, और उससे पहले वो अपनी और अपनी वाइफ की इमेज अच्छी बनाना चाहता है। अब अगर मैं सच्चाई बता दूं तुम लोगों को, तो जीवन बहुत ही घटिया, बेकार और हरामी किस्म का आदमी है। ड्राइवर को मारता है, अगर ड्राइवर 2 मिनट लेट हो जाए तो उसको नौकरी से निकाल देता है, पड़ोसियों को परेशान करता है, उनकी बात नहीं सुनता और ना ही किसी की बात मानता है। बाकी सबके सामने अच्छा बनने का नाटक करता है, लेकिन ये एक नंबर का घटिया, नीच और झूठा आदमी है। अभी तो मैं बस इतना बोल रहा हूँ, आगे तुम जब उसकी सच्चाई सुनोगे तो तुम्हें और ज्यादा गुस्सा आएगा इसके ऊपर। अब यूमी को जब ये बातें पता चलती हैं तो वो काफी शौक है। वो सोच रही होती है कि क्या ये वही इंसान है जिससे मैंने शादी की थी, ये वो तो नहीं मालूम पड़ रहा। उस टाइम तो ये कुछ और था, मीठी बातें करता था, अच्छी बातें करता था, लेकिन अब जानवर बन गए। एक दिन यूमी की एक स्टूडेंट इससे मिलने आई होती है, जिसका अमेरिका में एडमिशन हो गया होता है जस्ट यूमी की वजह से, और अमेरिकन स्नैक्स भी लाई होती है, क्योंकि इसने पूछा था स्टूडेंट ने यूमी से कि आपको क्या पसंद है अमेरिका में, आप वहाँ पर रहती थी। तो यूमी ने एक स्नैक्स का नाम बताया था, ये वही लेकर आई होती। हालांकि यूमी उसको पहली बार आज देखती है और ट्राई करती है, लेकिन यूमी बहुत परेशान है। जीवन घर नहीं बदल रहा है, इसलिए यूमी को स्टेयर्स यूज करनी पड़ती है। मतलब जब ऊपर जाती है ना घर में तो लिफ्ट नहीं लेती अब ये, ताकि इसको ह्यूंजू ना मिल जाए। और एक रोज आ जाता है लेटर जो कि ह्यूंजू के हाथ लग गया होता है, क्योंकि ह्यूंजू के नाम का ये आया होता है। बेसिकली ये लेटर इसके स्कूल से आया है पहले वाले, और ये रियल वाली ने पकड़ लिया होता है। इसके बाद तो सब कुछ सच सामने आ जाता है। माफी मांगती है यूमी, कहती है मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सब कुछ सही कर दूंगी। लेकिन ह्यूंजू जलन में काली हुई पड़ी लड़की वो नहीं मानेगी। उसका मानना है कि तू मेरा नाम लेकर मुझसे भी अच्छी लाइफ जी रही है, तू नौकर है मेरी। बोलती है कि तेरे को मैं कुछ नहीं करूंगी, बस तू मुझे
3 बिलियन वॉन ला कर दे दे, वो भी अगले महीने तक। तुम्हारे तो बहुत छोटी बात होगी, तुम्हारा पति तो बहुत बड़ा बिजनेस। अब यूं भी परेशान होती है कि इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगी। एक रात इसको गार्ड कॉल करता है, वो बताता है कि आपके हस्बैंड नीचे कार में लेटे हुए हैं, भी ड्रिंक कर रखी है बहुत ज्यादा। ये नीचे आते चले जाने के लिए तो देखते हैं, तो इसके हस्बैंड के साथ पीछे वाली कार पर एक लड़की भी लेटी हुई होती है और उसने भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखा होता है। ये देख कर ये वापस चली जाती है। इसका मानना है कि इसका हस्बैंड अब इसको चीट भी करने लगा है और चुपचाप से जाकर ड्रिंक एंड ड्रैग की कंप्लेंट कर देती है अपने हस्बैंड की। जावन को भी अपने कलीग के साथ यहाँ पर हम देखते हैं शराब पीते हुए, क्योंकि इसका मानना है कि अगर हम जैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं हमें उसको फॉलो करना पड़ता है। मैं अगर इन लोगों के साथ दारू नहीं पीऊँगी तो ये मेरे साथ मतलब क्लोज नहीं आएंगे और ना ही मैं इनके में घुल मिल पाऊंगी। अगले दिन यूमी जीवन से पूछती है कि तुम पुलिस की खोज रही थी, क्यों आई थी मिलने के लिए? बोलता है क्योंकि मैं इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ। तभी रूम से एक लेडी बाहर निकल कर आती है और ये होती है इसकी सेक्रेटरी, और किस्मत से इसका नाम भी यूमी होता है। अब खेल में आएगा मजा। देखो, अब यूमी को यहाँ पर टेंशन हो रही होती है कि 3 बिलियन में कहाँ से लाऊं, और कल मेड ने छुट्टी भी ले ली होती है जो खाना बनाती है, और कल ही जीवन के पॉलिटिशियन फ्रेंड भी घर पे आने वाले हैं डिनर करने के लिए। अब आ गया था यूमी को गुस्सा, और इसका गुस्सा 7वें आसमान पर जाता है और ये चिल्लाने लग जाती है कि खाना कौन बनाएगा। चिल्लाती है कि तुम जैसे गरीब लोग कामचोर होते हो तभी आज नौकर और सोसाइटी में कीचड़ हो। वही सारी बातें रिपीट करती है जो मिस्टर ली ने एक बार इसके ऊपर बोली थी, वही सेम लाइंस, सेम टू सेम। अब ये सेक्रेटरी भी सब कुछ सुन रही होती है। फिर यूमी को कहती है कि आपको बॉस ने यानी इसके हस्बैंड ने पार्टी के लिए बुलाया है। जाने लग जाती है। रास्ते में यूमी पूछती है कि जीवन के साथ काम करना तो बहुत मुश्किल होता होगा ना। सेक्रेटरी बताती है नहीं नहीं, बॉस तो बहुत अच्छे, हमेशा अच्छी से बात करते हैं, सब कुछ सही है। यूमी जानती है और यूमी के साथ साथ हम भी जानते हैं। देखो, यूमी भी झूठी है और झूठ बोल बोल कर ही, झूठ को पिलर बना कर ही यहाँ तक पहुंची है। तो बिल्कुल उसकी तरह ही उसका हस्बैंड जीहुन भी है, जो कि दुनिया के सामने कुछ और है और अंदर से कुछ और है। जैसे यूमी अंदर से कुछ और है, दुनिया के सामने कुछ और है। तो दोनों एक नंबर के फेक इंसान होते हैं, और जीहुन भी इसकी तरह ही बहुत बड़ा झूठा होता है, बहुत बड़ा। फिर ये दोनों उस रेस्टोरेंट तक पहुंच जाते हैं। सेक्रेटरी बोलती है कि अब कार में बैठो, मैं आती हूँ अंदर से देख कर कि गेस्ट आ गए कि नहीं। और फिर इसको आकर बुलाती है। यूमी को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। जब ये यूंजू को लेकर रेस्टोरेंट में जाया करती थी तो यूंजू को कार में बैठाकर ये चेक करने जाती थी अंदर रेस्टोरेंट में कि गेस्ट आए हैं कि नहीं आए। यहाँ पर अब ये सेक्रेटरी यूमी ये काम कर रही है और पहले हमारी मेन यूमी ये काम किया करती थी। फिर पार्टी शुरू हो जाती है। जून बहुत झूठ बोलता है, एक के बाद एक झूठ बोलता गया। दूसरी तरफ हम जावन को देखते हैं जो एक लड़के जेहो के साथ मिलने आई हुई है। जेहो आपको याद होगा वही लड़का है जो कि यूमी का बॉयफ्रेंड हुआ करता था और जो इसको छोड़कर अमेरिका चला गया था। उसके झूठ को पकड़ के वो आता है ना, तो फोटो लेकर आया और फोटो दिखाकर बताता है कि ये कोई एना वैना नहीं है, ये यूमी है, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी और एक नंबर की झूठी है, बहुत झूठ बोलती है। तुम्हें पता है वो कभी अमेरिका नहीं गई है और ना ही कॉलेज में पढ़ती थी, वो 3 बार फेल हो चुकी थी एंट्रेंस एग्जाम में। ये सब सुनकर जावन को बहुत शौक लगता है, क्योंकि जावन ने भरोसा कर करके उसको नौकरियां दिलवाई होती है। जावन ने फिर इंफॉर्मेशन निकालनी शुरू कर दी होती है और उस ईयर के कॉलेज स्टूडेंट की लिस्ट चेक करती है। तो यूमी तो बहुत सारी थी और सारी की सारी फेल हो गई थी, तो उसमें तो पता तो नहीं चलता है कि कौन सी वाली है इसकी। एना नाम से सर्च किया तो भी कुछ ज़्यादा डिटेल आती नहीं है इंटरनेट पर। फिर उसको ओल्ड रेंटेड हाउस में जाती है जहाँ की लैंडलॉर्ड बताती है कि यूमी तो बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन वो मेरा रेंट दिए बिना ही अमेरिका भाग गई थी। मुझे साफ करना पड़ा। मैं उसके गांव भी गई थी जहाँ उसके माता पिता से मिली। वो लोग बहुत गरीब हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, वो छोटे से गांव में रहते हैं। जाओ फिर इंस्टीट्यूट जाती है, वहां से पता चलता है कि यूमी पढ़ाती तो अच्छा है और उसके पढ़ाए हुए बहुत से स्टूडेंट की हेल्प हुई है और वो लोग अमेरिका भी जा चुके। यहाँ यूमी परेशान कि 3 बिलियन में कहाँ से लाओ, सीढ़ियाँ चढ़ने हालत खराब हो रही होती रोज इसकी। और एक दिन हाजू को सोचती है कि पार्किंग में कार से उड़ा दूं, लेकिन सोचती ही है, कर नहीं पाती है। तो यूमी ने जीहुन की शर्त के मुताबिक पॉलिटिशियन की वाइफ से मिलना शुरू कर दिया होता है। पहली वाइफ से मिलने जाती है, बातें होती हैं इन लोगों की ऐसे ही। और जो वाइफ्स होती है ना, ये टूल्स की तरह काम करती है पॉलिटिशियन की पावर गेन करने के लिए। झूठ बोलना, भरोसा जीतना, लोगों के अंदर सिंपैथी लाना, ये वाइफ्स का काम होता है वहां पर। और पॉलिटिशियन की वाइफ ने एज ए गिफ्ट यूमी को 100K वॉन दिए।
अब ये उनके यहाँ कॉमन होता है, ये उठा कर लाती है और ह्यूंजो को दे देती है पैसे, ये लो। ह्यूंजो फेंकते बोलती है कि भिखारी समझा मुझे, है इसका क्या करूंगी मैं, अपने पति से जाके पैसे मांग, वरना सच बता दूंगी जाके। घर आकर इसने सभी वाइफ्स की लिस्ट चेक की और इसमें बहुत सारी वाइफ्स के नाम होते हैं और सोचते कि अगर मैं सबसे मिलती हूँ और अगर सबने भी मुझे थोड़ा थोड़ा पैसा दिया गिफ्ट के रूप में तो मेरे पे 3 बिलियन तो आराम से हो जाएंगे। यूमी ने सभी वाइफ से मिलना शुरू कर दिया होता है और सब इसकी फ्रेंड बनने लग जाती है और सबने इसको पैसे भी दिए और ये पैसे बटोरने लगी। और यहाँ पर जावन छानबीन में लगी होती है और यूमी के गांव पहुंच गई होती है। उसके पड़ोस के रेस्टोरेंट में बैठकर एक लेडी से पूछती है कि आपको पता है यूमी कहाँ रहती है, और ये लेडी शॉक हो जाती है, कहती यूमी, क्योंकि ये पड़ोसी है और इसी ने यूमी की मॉम की देख रेख की थी जब यूमी की मॉम बीमार रहती थी, अकेले रहती थी सालों तक। तो बताती है कि तो हमारी बेटी है, वो तो अमेरिका में रहती है, अमेरिका चली गई है। अब ये सुन के ना जावन को तो झटका सा लगता है बहुत भयंकर वाला, क्योंकि गांव में सबको और उसकी मॉम को और जो उसके पिता जो कि मर चुके हैं उनको भी ये लगता है कि हमारी बेटी अमेरिका में रहती है सालों से। जब अमेरिका जा रही थी ना जियो के साथ, तभी से इन सबको लगता है कि अमेरिका में रहती है। जावन फिर हाई स्कूल पहुंच जाती है जहां से पता चलता है कि वो टीचर के साथ सोया करती थी, तो उसको स्कूल से निकाल दिया गया था। उनको तभी इसके सुपरवाइजर की कॉल आती है जो कि रात को इसको मिलने बुलाता है, जहाँ पर जीवन भी आने वाला है। हमें जीवन को देखते हैं जो कि जैवन जो कि एक जर्नलिस्ट ऐसे कह रहा होता है कि तुम मेरे ओपोनेंट्स के खिलाफ जो पॉलिटिशियन है गलत गलत फेक न्यूज़ फैलाओ, मैं तुम्हें पैसे दूंगा तो मैं जीत जाऊंगा ना बहुत आराम से। जैवन बोलते चल बैठ कुत्ते। फिर बोलता है कि तुम बहुत नादान हो, अपनी फ्रेंड यूमी से सीखो कुछ, देखो उसको स्कूल में पढ़ाती थी, मुझसे शादी करने का मौका मिला और अब देखो उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, बहुत खुश है वो। दूसरी तरफ हम हैंजू को देखते हैं जो अपनी माँ के साथ एयरपोर्ट आई होती है अपनी बेटी और अपने हस्बैंड को पिक करने के लिए, अपने हस्बैंड को दे रही है डाइवोर्स। अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है पर ये हस्बैंड भी आया है और डाइवोर्स के लिए जल्दी मचा रहा था क्योंकि वो एक सेकंड भी अब हैंजू की गंदी शक्ल नहीं देखना चाहता, ऐसा कहना है उसका। यहाँ से यूंजू को देखते अपनी बेटी के लिए बहुत सारे टोस्ट भी खरीदती है और इसने पूरी फैमिली का पैसा डुबा दिया होता है जुए के अंदर और इसके ऊपर अभी 3 बिलियन का कर्जा भी होता है। तो वही 3 बिलियन ये सोच रही यूमी से लेके अपने कर्जे को मैं चुका दूं। यहाँ पर जीवन को सियोल के मेयर के कैंडिडेट के रूप में चुना गया होता है। ये अब चुनाव लड़ेगा एज ए कैंडिडेट, खुश है बहुत ज्यादा। पर यूमी नहीं होती है, घर आई होती है थकी हारी। सेक्रेटरी बोलती है ठीक है मैम, अब मैंने आपको छोड़ दिया, अब मैं जाऊँ वापस पार्टी में, और लिफ्ट में जाकर बैठकर रोने लग जाती है और इसकी लाइफ बहुत बेकार दिखाई जाती है। मैं पे दिखाया जाता है कि जो दोनों यूमी है घर में आकर जमीन पर लेट जाती है बिल्कुल और रोने लग जाती है, उसमें बिल्कुल एनर्जी नहीं बचती। चाहे वो लोअर क्लास की हो चाहे वो अपर क्लास की हो, दोनों यूमी नौकर ही बनकर रह रही हैं। यहाँ पर ऐसा दिखाया जाता है हमें। अगले दिन उठ के और भी वाइफ से मिलती है, पैसे लेती है गिफ्ट की तरह, और तभी न्यूज में दिखाया जाता है कि 30 साल की औरत ने लाइफ से परेशान होकर जान दे दी। यूमी बहुत सोचती है, शौक भी होती है कि ये कैसे हो सकता है। यूमी ये देखकर बहुत शौक हो रही होती है, सोचती है कि मुझे झूठ बोल के क्या मिला, मेरा रास्ता ही खराब था, और आज लिफ्ट को यूज करती है। घर आकर उस औरत के बारे में चेक करती है तो पता चलता है जो मरी है ना वो ह्यूंजू थी। पर यूमी को लगता है कि वो तो हरामी लड़की थी, वो कैसे अपनी जान दे सकती है। जीवन भी इसे सुनाता रहता है, कहता है यहाँ नहीं आती, वो नहीं करती, ऐसे नहीं जाती, वहाँ नहीं करती, ऐसे बहुत सी कमियां निकालता है। मानो ये वाइफ नहीं उसके अंडर काम करने वाली एक एम्प्लॉय हो, क्योंकि इसने ड्राइवर को भी सेम रीजन देके काम से निकाला था, तू यहाँ नहीं आता, वो नहीं करता, जो अभी अपनी वाइफ को बोल रहा है। क्योंकि ये यूमी जो है इसके लिए एक टूल है जिसको वो दिखा दिखा के ना ऐसे वोट कलेक्ट करने वाला है। अगले दिन यूमी इसे चैरिटी शो में लेकर भी गया होता है। वहाँ के स्टेज पर जाकर झूठ बोलता है, बहुत घुटने उठने पर बैठ जाता है, वही सारे काम करता है जो एक नेता लोग करते हैं चुनाव आने पर, है ना। इधर यूमी अपना टीचिंग का काम करती रहती है, लेकिन जीहुन ने इसको फोर्स करके वो भी कुछ दिनों के लिए लीव पे डलवा दिया और यूमी ने सेक्रेटरी से बोलकर उस ड्राइवर का एड्रेस निकलवाया जिसको जीहुन ने काम से निकाल दिया था। अब उस ड्राइवर से जाकर मिलती है। ड्राइवर जीहुन के सीक्रेट जानता है, पर इन लोगों ने कोई डॉक्यूमेंट साइन किए होते हैं तो एक दूसरे के बारे में बता नहीं सकते हैं कुछ। यूमी बोलते हैं कि जीहुन जैसा आदमी सियोल का मेयर कभी नहीं बनना चाहिए, बहुत घटिया, वो बर्बाद कर देगा। यहाँ जावन ने ओल्ड वेबसाइट से स्कूल स्टूडेंट की कुछ फोटोज निकाली होती है जहाँ पर वो हाइजून की फोटो देख लेती है जिसका नाम एना भी होता है, और उसके क्लासमेट से कुछ डिटेल भी कंफर्म करती है। एना अमेरिका में रहती थी और उसने लास्ट ईयर अपने हस्बैंड को डिवोर्स फाइल किया और फिर ये कोरिया चली गई है। जब पुलिस स्टेशन आती है
और युनजू की मौत की डिटेल्स रीजन सब पूछने लग जाती है और हमें पे कंफर्म हो जाता है कि जो मरी है वो युनजू ही थी। डिटेक्टिव बताते हैं कि उसको बहुत सारा कर्जा था, उसका डाइवोर्स हो रहा था और वो एक नंबर की नशेड़ी थी और कसीनो में जाकर सब कुछ हार बैठी थी, बीमारी भी थी उसको, तो इस वजह से उसने ये कदम उठाया है। यहाँ पर यूमी आज वॉलेंटियर बनकर आई होती दिन में अपने हस्बैंड के कहने पर काम करने के लिए, और रात को इसका घर जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा होता। सेक्रेटरी इसको कुछ डिटेल देती है पेन ड्राइव में डालकर, और जो कि जीहुन के बारे में है। इसके अंदर क्या है ये हम थोड़ी देर में देखेंगे। फिर यूमी सेक्रेटरी से सिगरेट लेकर अंदर चली जाती है, बोल के कि आज मेरे को स्मोकिंग करना। अगले दिन जामुन को अपने ऑफिस में खबर मिलती है कि जीहुन की एक पहले से ही वाइफ है और उसका एक बच्चा भी जो कि दिमाग से थोड़ा कमजोर है। उसकी वाइफ की अभी कुछ टाइम पहले स्लिप होने से यानी पैर फिसलने से गिरकर मौत हो गई थी, और ये खबर न्यूज में चारों तरफ दिखाई जा रही होती है। इसका करियर अब खतरे में नजर आ रहा होता है। यूमी ने एक और खबर फैला दी जाकर कि यूमी ने एक और खबर फैला दी जाकर कि जीहुन की जो वाइफ है यूमी वो फेक है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, अपने बारे में बुरी बुरी खबरें फैला रही होती है क्योंकि इसी का पिलर बना के वो आगे बढ़ रहा होता है। तो सोचते कि अगर मैं ही खराब हूँ, मैं ही पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं ही झूठी हूँ, ऐसा बन जाती हूँ तो उसको वोट नहीं मिलेंगे। जीहुन उसको बुलाता है, वो बताता है कि मीडिया से दूर रहना, सामने मत जाना, और इसकी बातों से यूमी जान जाती है कि जीहुन को इसके बारे में पता है और वो जानता है इसकी सच्चाई कि ये कौन है, ये यूमी है ना कि कोई एना वैना। जीहुन फिर बोलता है कि हांजू ब्रेव थी, मुझे बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करती थी। यूमी बहुत शौक हो जाती है कि यूनजू इसके पास क्यों आती। यूमी फिर घर आती है, पार्किंग में इसको यूनजू की सोल की आवाज सुनाई देती है। यूनजू बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मुझे सब प्रिंसेस एना बोला करते थे क्योंकि उस टाइम टीवी पे एक शो आया करता था जिस कैरेक्टर का नाम था प्रिंसेस एना, लेकिन वो मर गई थी और मैं भी मर गई। अब ये सुनकर यूमी का दिमाग खराब हो जाता है, उसको लगता है कि देखो मैंने नाम भी चोरी किया किसी का, तो वो भी फेक। इसके बाद सब कुछ चलता रहा। यूमी अब एक भी पल अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह सकती है, उसके प्रमोशन कर करके थक गई होती है। यूमी फिर पूछती है कि तुम्हारी एक्स वाइफ सच में फिसल के मर गई थी और तुम्हारा बच्चा कहाँ पर है मुझे बताओ। जीवन बोलता अच्छा तो तुम्हारी टेलर की शॉप कैसी है गाँव में जो है। अब एक दूसरे की ने दोनों कमजोरी जानते हैं लेकिन कोई बात नहीं करना चाहता और दोनों फिर लड़ाई भी कर देते हैं इस बारे में। अब जीवन की न्यूज में कितनी भी सच्चाई सामने आ जाए लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी कमी नहीं हो रही थी, और दिन बीतने के साथ साथ यूमी के न्यूज को भी लोग भूलने लग गए थे कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, उसके डॉक्यूमेंट्स फेक है। इधर जीवन को पता चल गया होता है कि यूमी ने 3 बिलियन कलेक्ट किए होते हैं, तो अपनी वाइफ यानी यूमी के लिए ये एक पागल खाने में रूम बुक करता है क्योंकि इलेक्शन के बाद ये उसको वहीं पर भेजने वाला है। यूमी फिर जावन से मिलने आती है और यहाँ पर जावन शौक है, कहते तुमने मुझसे झूठ बोला। यूमी फिर सबको सच सच बताती है कि यूनजू मेरे साथ ऐसे ऐसे करती थी, उसके घर में काम करती थी और वो मुझे बहुत परेशान करती थी और मैं उससे जला करती थी उसकी लाइफ से। फिर इसे वही पेन ड्राइव देती है जो कि सेक्रेटरी ने दिया था इसको, और यहाँ पर ये भी बताती है कि यूनजू मरी नहीं है बल्कि उसको मारा गया है, और तुम समझ गए होगे कि उसको जीहुन नहीं मारा है, जीहुन का काम है ये। और जीहुन की फर्स्ट वाइफ की मौत फिसलने से नहीं हुई थी, उसी ने मारा होगा उसको, पक्का है, क्लियर तो नहीं किया जाता लेकिन मारा है उसने उसको। यूमी भी अपनी मॉम से मिलने आती है, मॉम को बीमारी है, उसको पहचान नहीं पाती और कहती है क्या तुम मेरी बेटी यूमी को लेटर लिख दोगी जो कि अमेरिका में रहती है। अब यूमी रोने लग जाती है बहुत बुरी तरह से क्योंकि उसकी मॉम इसको भूल चुकी होती है। फिर यहाँ से उदास होकर ये जाने लगी। इलेक्शन का रिजल्ट भी आ जाता है जिसमें जीहुन जीत गया होता है, सब बहुत खुश होते हैं लेकिन यूमी नहीं। जीतने के तुरंत बाद ही यूमी को हॉस्पिटल से कॉल आती है कि इसकी मॉम को इसकी याद आ गई है, पहचान गई है, वो इससे मिलना चाहती है। लेकिन जीतने के बाद जीहुन अमेरिका जाना चाहता है अपने बेटे, अपने दिमाग से एक कमजोर बच्चे को कोरिया में लाने के लिए। यूमी बोलती है कि मेरी मॉम बीमार है, मुझे पहचान गई, प्लीज मुझे जाने दो हॉस्पिटल, लेकिन जीहुन इसे अपने साथ जबरदस्ती प्लेन में बैठा कर अमेरिका लेकर आ गया होता है। लो जी, इसका सपना पूरा हो गया अमेरिका आने का फाइनली। लेकिन इस तरह से प्लेन में बैठे बैठे ही कॉल भी आती है कि मॉम की मौत हो गई। इसके बाद यूमी पूरी तरह से टूट जाती है क्योंकि अपने माता पिता दोनों को इसने अमेरिका जाने के चक्कर में ही खो दिया, मिल भी नहीं पाई। अमेरिका पहुंचने के बाद जीहुन यूमी के पासपोर्ट से एक कार रेंट करता है और उसको सुनसान से रास्ते से लेकर जाने लगता है। पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हैं हम, तुम्हारा बेटा कहाँ पर है। लेकिन बेटा तो एक बहाना होता है, सच्चाई तो ये है कि जीहुन ने एक पागल खाने में रूम बुक किया जहाँ पर ये यूमी को एडमिट करके यहाँ से अकेले कोरिया चला जाएगा। यूमी समझ गई होती है कि अब इसका खेल खत्म होने वाला है। ये देखते हैं कि जीहुन ने सीट बेल्ट नहीं पहनी है, तभी सामने से गाड़ी के एनिमल आता है और ये ब्रेक खींच देती है जिसकी वजह से गाड़ी जाकर टकरा जाती है और दोनों घायल हो जाते हैं। जीहुन तो बुरी तरह से दब गया होता है गाड़ी के बीच में, लेकिन जैसे तैसे करके यूमी बाहर आ गई होती है। वो चिल्ला रहा है कि प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, लेकिन यूमी कुछ भी नहीं करती और रो रही है बहुत तेज और अपने बैग से लाइटर निकाल कर
जाती है और कार में फेंक देती है और वहां से चली जाती है। और जी तड़प तड़प कर उसी कार में मर जाता है। ये खबर कोरिया बहुत जल्दी आती है और हम देखते हैं जीहुन के फ्यूनरल को, जहाँ पर उसका दिमाग से कमजोर बच्चा भी होता है जो कि खेल कूद रहा होता है, और वहीं एक रिलेटिव्स है जीहुन का, उसके अलावा उसका कोई भी नहीं है। कुछ साल ऐसे बीत जाते हैं और हम देखते हैं यूमी को, जो अब एना बन चुकी होती है पूरी तरह से और कनाडा में रहती है, वो भी अकेले। हाँ, उसने जीहुन को मार के वहां से वो कनाडा चली गई थी और अब ये वहीं पर रहती है एना बन के। और यहाँ पर जो ये ड्रामा है वो खत्म हो जाता है। कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ एक और ऐसे ड्रामे के साथ जल्दी, तब तक के लिए बाय।